बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और कोरोना से सेफ होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 दैट इज बायोडाइवर्सिटी ऑन पेज 38। तो आप लोग जल्दी से पेंसिल भी निकालें और बुक पेज 38 ओपन करें। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि हाउ वी सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विच इज अराइज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ इन दिस चैप्टर वी स्टडी दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन। ओके, Bio mean life and diversity mean variation, means variation in life. आप लोगों को लाइफ में वेरिएशन दिखाई देती है या नहीं? आप लोग को सारे ऑर्गेनिज्म सेम दिखाई देते हैं कि प्लांट्स भी सारे सेम है, एनिमल्स भी सारे सेम है और ह्यूमन बींग्स भी सारे सेम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेम है। ये ट्रू है? नहीं। मीन्स के लाइफ में भी वेरिएशन है, वेराइटी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डिफरेंसेस हैं। तो इस यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, इनके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम 5 किंगडम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट मैं पैराग्राफ को रीड दूंगी और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग पेज 38 पे देख लें पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। हैव यू एवर थॉट अबाउट द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड? Scientists believe that there are about 2 million different types of organisms in the world. In Pakistan, there are about 6,000 kinds of plants and 23,000 types of animals. Although these organisms share many common characters, they are different in size, shape, color, morphology, behavior, and reproduction method. The differences among the living organism add to the diversity of an area. Each species has a specific role in an ecosystem. Loss of species make an ecosystem less productive. In this unit, we will study how numerous kinds of organisms are classified. We will also study the effects of human activities on the existence of organisms. Now to understand this paragraph, let's move towards the explanation. अगर हम यूनिवर्स को देख लें तो हमारे साथ वर्ल्ड में, दुनिया में 2 मिलियंस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। कितने हैं? 2 मिलियंस। तो इन 2 मिलियंस में हमारे साथ 6,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, और 23,000 काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं। ओके, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉमन कैरेक्टर जो है वो रखते हैं। इसके अलावा इनकी ये कैरेक्टर जो है ये डिफरेंट होते हैं, वैरायटी शो करते हैं, लाइक साइज, शेप, कलर, मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। अच्छा, साइज में जिसामत के लिहाज से तो आप लोगों को सारे एनिमल्स एक साइज की दिखाई देते हैं। लाइन जो है उसका अपना साइज होता है, कैट का अपना साइज होता है, डॉग का अपना साइज होता है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स को ले लें तो प्लांट्स के साइज में भी डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि प्लांट्स भी तो लिविंग है ना। अगर हम ह्यूमन बींग्स को देख लें तो ह्यूमन बींग्स के साइज में भी डिफरेंसेस है, मीन डाइवर्सिटी शो करते हैं। इसी तरह अगर हम शेप को देख लें, इनके स्ट्रक्चर को देख लें तो स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। क्या आप लोग को सारे ऑर्गेनिज्म एक ही शेप के दिखाई देते हैं? सारे एनिमल्स एक ही शेप के हैं? सारे प्लांट्स एक ही शेप के हैं? नो, नहीं है, ठीक है। तो इनकी शेप में भी क्या है? डिफरेंसेस है। इसके साथ कलर में भी डिफरेंसेस है, मीन के सारे ऑर्गेनिज्म एक कलर के नहीं है, ठीक है।
एनिमल जो है हर एक का अपना अपना कलर है, ठीक है, डिफरेंट है। इसी तरह फ्लावर में भी डाइवर्सिटी है, सारे फ्लावर के कलर जो है वो चेंज है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी डाइवर्सिटी है, सारे ह्यूमन बींग्स के स्किन कलर जो है वो सेम नहीं होते, डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है। मॉर्फोलॉजी मीन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी सबका डिफरेंट है। अगर एनिमल्स को देख ले तो एनिमल जो है वो 4 पाँव से चलते हैं, ह्यूमन जो है वो 2 पाँव से चलते हैं। प्लांट जो है वो मोशनलेस है, वो मूवमेंट शो नहीं करती, उनकी कोई एज इट इज लिंक नहीं होती। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट है, वैरायटी शो करते हैं, डाइवर्सिटी शो करते हैं। बिहेवियर के लिहाज से भी डिफरेंट है। अब जिस तरह हम एनिमल्स में देख ले या इंसेक्ट्स में देख ले तो हनी बीज बहुत ज़्यादा सोशल है, लेकिन हनी बीज के साथ अगर दूसरों को हम कंपेयर कर ले तो वो हनी बीज की तरह सोशल नहीं है, तो बिहेवियर में भी डिफरेंसेस है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स को देख ले तो किसी का बिहेवियर ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का एवरेज होता है, किसी का बिहेवियर ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो बिहेवियर में भी डिफरेंसेस है। रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंसेस है। कुछ क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म एग देते हैं, जिस तरह बर्ड्स हैं, ठीक है, जिस तरह फिश एग देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देते हैं, जिस तरह मैमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, वो एग नहीं देते, डायरेक्ट जो है वो बर्थ देते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन हमारे साथ आ रही है। इसके साथ हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक रोल है। स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है, अब इनको समझे। स्पेसिफिक का मतलब किसी चीज का महसूस होना, ठीक है, यूनिक डिस्टिंक्टिव। ओके, स्पेसिफिक का मतलब यूनिक डिस्टिंक्टिव, किसी चीज का बहुत ज्यादा महसूस होना। तो रोल का मतलब उनका काम, उनका फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इकोसिस्टम में देख ले तो ह्यूमन का अपना रोल है। स्पेसिफिक का मतलब सिंपल, अगर हम बॉडी में एग्जाम्पल ले ले तो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक रोल है। स्पेसिफिक रोल इस तरह है कि हम हाथों से सिर्फ काम ले सकते हैं, हाथों से हम देखने का काम नहीं ले सकते, क्योंकि हैंड का एक स्पेसिफिक फंक्शन है किसी चीज को उठाना, ठीक है। इसी तरह अगर हम आई को देख ले तो आई से हम सुनने का काम नहीं ले सकते, क्योंकि आई का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है किसी चीज को देखना, तो ये स्पेसिफिसिटी है। तो इसी तरह ह्यूमन की, एनिमल्स की, प्लांट्स की एक स्पेसिफिक रोल है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जिस तरह प्लांट का स्पेसिफिक फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, फूड की तैयारी करना, ठीक है, जिस तरह एनिमल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगर बायोडाइवर्सिटी हमारे साथ खत्म हो जाती है, अगर हम इकोसिस्टम में हमारे साथ एनिमल्स कम हो जाते हैं या प्लांट कम हो जाते हैं, तो हमारी इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव हो जाती है। लेस प्रोडक्टिव कैसे हो जाती है, देखिए एनिमल से भी हमें फायदा है, ठीक है। जब कोई हंटिंग करता है, एनिमल का शिकार हो जाता है, करता है, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री को क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। जब हमारे साथ प्लांट्स कम हो जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि हम फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो अगर डाइवर्सिटी कम हो जाती है तो हमारा इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। ओके, तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि हमारे साथ यूनिवर्स में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो 2 मिलियंस है। इसमें हमारे साथ 6000 प्लांट हैं, 23,000 एनिमल्स हैं, और ये सारे एनिमल्स डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं साइज के रिगार्डिंग, शेप, कलर, मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। फिर हर एक ऑर्गेनिज्म का एक खास रोल है इकोसिस्टम में, और अगर हम ऑर्गेनिजम्स को लॉस करें, ठीक है, तो हमारा इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप लोग डाइवर्सिटी देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ओके, ये अर्थ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी आप लोग को शो की है। जिस तरह हमारे साथ अर्थ पे लाइन भी है, बेयर भी है, लाइन भी है, ठीक है। इसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, पांडा भी है, एलिफेंट भी है, हमारे साथ ट्रीज भी है, बर्ड्स भी है, ठीक है। तो देखिए डाइवर्सिटी है। आप लोगों को सारे ऑर्गेनिज्म सेम साइज के दिखाई दे रहे हैं, साइज सेम है सबका, आप लोग खुद बताए ना, नहीं है,
शेप सेम है सबका, चलिए इन दोनों में डिफरेंसेस कर लेते हैं। दोनों का शेप सेम है? नहीं। सबका कलर सेम है? नहीं। सबका रिप्रोडक्शन सेम है? फ्रॉग और इस बफलो का, इनका रिप्रोडक्शन सेम है, एलिफेंट का रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है, वैरायटी शो कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग को एक इस पिक्चर में मैंने दिखाया डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग और भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए ये नेक्स्ट पिक्चर है अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन। ये भी अर्थ है, तो अर्थ पर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सारी वेरिएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे साथ काऊ भी है, इसके अलावा जेब्रा भी है, जिराफ भी है, एलिफेंट भी है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, मंकीज भी है, ठीक है। तो ये क्या बर्ड्स भी है। तो देखिए सबका जो हैबिटाट है, रहने की जगह है, वो भी डिफरेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म हवाओं में उड़ते हैं, ठीक है, लाइक बर्ड्स, कुछ जमीन पे रहते हैं लाइक काउ, गोट एटसेट्रा, ओके, और कुछ पानी में रहते हैं लाइक फिशेस। तो देखिए हमारे साथ हर एक क्लाइमेट में, हर एक हैबिटाट में, हर एक रहने की जगह में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो डाइवर्सिटी शो करते हैं, वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर आप लोग को चंद दिखाए हैं, तो आप लोग खुद देख ले इस पिक्चर में कि सारे ऑर्गेनिज्म ना शेप के लिहाज से, ना कलर के लिहाज से, ना रिप्रोडक्शन, बल्कि हर एक लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। Now let's move towards the second topic, that is biodiversity. Now come towards the main topic, biodiversity. The term biodiversity is derived from a Greek word. Bio mean life and diversity mean variety within a species and among species. Now what is mean by within species and among species? आप लोगों को मैंने बहुत पहले लेक्चर में ये चीज़ क्लियर करवाई थी कि एक हमारे पास among होता है, एक within होता है। within के लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रा वर्ड यूज़ करते हैं। इनके ऊपर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, a word used for this is intra, okay. Here is I write this word, okay. But this word I write with red for making it prominent for you, okay. तो within जो है means intra, okay. Intra mean within and among mean here is used inter word, okay. Again I write this word with red color. Now intra mean within, among mean enter, ओके। तो जब हमारे पास वैरायटी मौजूद हो विदिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेम स्पीशी के दरमियान जब वेरिएशन हो, सेम स्पीशी के दरमियान कैसे, सपोज अगर हम कैट ले लें और कैट के दरमियान, कैट की स्पीशी के दरमियान वेरिएशन हो, तो इनको इंट्रा वेरिएशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रा वेरिएशन, ओके। हियर आई राइट द वर्ड इंट्रा मीन विदिन, दिस इज द साइंटिफिक टर्म यूज फॉर विदिन, ओके। तो इंट्रा जो है ये जब स्पीशी के, सेम स्पीशी के दरमियान हो। अब अगर हम कैट की स्पीशी को ले लें तो कैट की स्पीशी के दरमियान भी वेरिएशन है, और इंटर का मतलब बिटवीन, जब दो स्पीशी के दरमियान वेरिएशन हो, लाइक कैट और डॉग के दरमियान। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं, लाइक कैट और ह्यूमन के दरमियान। अगर दो ह्यूमन्स के दरमियान सेम स्पीशी के आ रहे हैं तो इन वेरिएशन को हम इंट्रा कहते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन और एनिमल के दरमियान वेरिएशन है तो इसको हम इंटर वेरिएशन कहते हैं। द वेरिएशन विच अकर बिटवीन द सेम स्पीशी is called intra-variation, and the variation which occur between the two different species is called inter-variation. So biodiversity may define is the variety of organisms present in different ecosystem. Biodiversity is not distributed uniformly on the earth. Biologists estimate that today global biodiversity may consist of more than 100 millions of
काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो अर्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। मीन्स कि इस तरह नहीं है कि सारे यूनिफॉर्मली का मतलब यकसा, ठीक है। तो यकसा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि ये क्या शो कर रहे हैं, वेरिएशन शो कर रहे हैं अर्थ पे, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द अर्थ, तो सारे ऑर्गेनिज्म अर्थ पे यूनिफॉर्मली यकसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्लाइमेट है। कुछ ऐसे एरिया है जैसे पोलर रीजन है, ठीक है, और आर्टिक रीजन्स है हमारे साथ, ठीक है। तो हमारे साथ डिफरेंट पोल्स है, अर्थ के कुछ ऐसे पोल भी है जिस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिस तरह इक्वेटर है, पोल है। तो यहाँ पर एरियाज लोकेटेड है, तो इनका वेदर और क्लाइमेट चेंज है। जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर अपनी तरह की बायोडाइवर्सिटी है, जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर अपनी तरह की बायोडाइवर्सिटी है। इसके अलावा वाटर में मीन्स कि अगर हम हाइड्रो की बात करें तो वहाँ पर डाइवर्सिटी अलग तरह की है। इसी तरह अगर डिजर्ट की बात करें तो वहाँ पर अपनी जो है एक लाइफ है, डाइवर्सिटी है। तो मीन्स कि सारे ऑर्गेनिज्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ओके। वेदर के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट है। Biologists estimated that today's global biodiversity may consist of more than 100 million kind of organisms. The biodiversity of an area depends on climate, altitude and composition of soil, etc. Tropical regions of the earth have rich biodiversity while polar region have fewer species. Now let's move towards the explanation of this paragraph, okay? तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, बायो मीन लाइफ, ये तो आप लोग को पता है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी, वेरिएशन, डिफरेंसेस, and these differences occur within a species, mean between the same species, okay. Within mean intra, like if there is biodiversity between cat and cat, okay. But if there is diversity differences between cat and dog, this is called among. Among mean the variation between different species. Cat is a species, dog is a species, but this is a different species. When the variation occur between the cat के दरमियान भी वेरिएशन होती है ना, सारे कैट सेम तो नहीं होते, कलर के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कैट में, ओके। डॉग में भी वैरायटी होती है। इसके अलावा सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ कि इफ देयर इज वेरिएशन बिटवीन डॉग एंड डॉग, तो ये कौन सी वेरिएशन होगी, दिस इज, ये अमोंग विदिन है ना, तो इसको हम इंट्रा कहेंगे, मीन्स बिटवीन सेम स्पीशी, ओके, बिटवीन सेम स्पीशीज। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन कैट एंड एनिमल्स, कैट एंड एनिमल्स, लाइक सपोज हेयर आई राइट ह्यूमन, वेरिएशन ह्यूमन और कैट के दरमियान भी है ना, ठीक है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है और दोनों के दरमियान वेरिएशन है, तो मीन्स के दिस इज कॉल्ड इंटर, बिटवीन, इंटर मीन्स के बिटवीन डिफरेंट, sorry here is T, between different species, okay. Now the second point is distributed uniformly. अर्थ पर जितनी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ड्यू टू ज्योग्राफी, ओके, ड्यू टू क्लाइमेट, ठीक है, एंड ड्यू टू ज्योग्राफी, ओके। तो ज्योग्राफी के लिहाज से सारे ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, क्योंकि कुछ एरिया है जो हमारे पास डिजर्ट कंडीशन है, वहाँ पे कुछ स्नोवी एरिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एरियाज हमारे पास वाटर मौजूद है, इसके अलावा एयर में भी डिफरेंट बर्ड्स थे, वो भी वैरायटी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है, अब हमारे साथ 100 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट का मतलब वेदर कंडीशन, वेदर का मतलब कि मौसम किस तरह है वहाँ पे, ओके, वेदर कंडीशन। नेक्स्ट जो है वो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ठीक है, मीन्स के हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। कंपोजिशन का मतलब कि वहाँ का सॉइल कैसा है, जिस तरह अगर सॉइल जो है फर्टाइल होगा, जरखेज होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होंगे। जिस तरह फॉरेस्ट को देख ले तो फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर हैबिटाट जो है रहने की जगह ज़्यादा होती है। इसी तरह जब आप लोग रेत को देख ले, डिज़र्ट को देख ले, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी कम होती है, वहाँ पर प्लांट्स भी कम होते हैं। तो कंपोजिशन का सॉइल की सॉइल में कितनी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, ठीक है। कंपोजिशन मीन के यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स में कर लेते हैं, ठीक है। कंपोजिशन मीन के सॉइल न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि सॉइल में कितनी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, कितना वो फर्टाइल है, जरखेज है, ठीक है। तो अगर सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगा तो वहाँ पर प्लांट ज़्यादा उगेंगे, तो डाइवर्सिटी हमारे पास ज़्यादा होगी, मोर होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो डाइवर्सिटी हमारे पास लो होंगी, कम हो जाएंगी, वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते। जिस तरह अगर हम डिज़र्ट को देख ले तो वहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग को कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ हैव रिच बायोडाइवर्सिटी व्हाइल पोलर रीजन हैव फेवर स्पीशीज। फेवर का मीनिंग है यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखूंगी, कम भी आप लोग कह सकते हैं, स्मॉल अमाउंट, ओके। तो हमारे साथ यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे आप लोग के पास अर्थ के बिल्कुल मिड एरिया को हम इक्वेटर कहते हैं, जिसमें सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, और साइड्स को हम पोल कहते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर पे होते हैं, ठीक है। ये वो रीजन्स हैं जो इक्वेटर पे होते हैं। तो इक्वेटर पे तो सबको पता है कि सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो वह वो इलाके गर्म होते हैं, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है। पोलर रीजन जो है, जो पोल्स पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो मीन्स कि वो एरिया, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी भी कम होती है। क्योंकि देखिए अगर हम स्नोवी एरिया को देख लें तो वहाँ पर ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा नहीं होती। मोस्टली एक्टिविटीज़ जो है वो इनडोर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो जो गर्म इलाके हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, मॉडरेट इलाके हैं जो इक्वेटर पे लोकेटेड है, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं, वेरिएशन भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो पोलर एरिया है, कोल्ड रीजन्स है, ठीक है, तो कोल्ड रीजन में डाइवर्सिटी जो है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप लोग स्नो को देखें तो वहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती, कम स्पीशीज होती है, ठीक है। इसी तरह डिजर्ट को देख ले तो वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहाँ पर भी डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा डिपेंड भी करती है सॉइल की कंपोजिशन पे। डिजर्ट में प्लांट इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पर सैंड होता है, रेत होता है, तो वो तो फर्टाइल नहीं होता, उसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं होती, तो वहाँ पर प्लांट्स भी ग्रो नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाइमेट द ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। हर एक जगह पर अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी है। वाटर में देख ले तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के लिए सूटेबल है, यहाँ पे रहते हैं, इनका हैबिटाट रहने की जगह यही है। इसके अलावा स्नो में पोलर बेयर्स होते हैं, वहाँ पर डाइवर्सिटी कम होती है, इनको हम पोलर एरियाज में रखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बर्ड्स है हमारे साथ, तो बर्ड जो है वो तो हवाओं में उड़ते हैं, इनका एरियल हैबिटाट होता है, रहने की जगह, मीन्स कि ये जो है हवाओं में उड़ते हैं। तो हमारे पास अलग अलग तरह के हैबिटाट है, रहने की जगह है। और फिर आप लोग देख ले कि बर्ड्स में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी वेरिएशन है, कलर के लिहाज से, शेप के लिहाज से, ठीक है।
तो ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी ऑन एरियल हैबिटाट। अब ये देखिए रेप्टाइल्स है जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो आप लोग को डिफरेंट तरह के रेप्टाइल्स दिखाए हैं, ठीक है, ज़मीन पे जो रहते हैं, मैमल्स भी है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें भी काफ़ी वेरिएशन है, आप लोग खुद देख सकते हैं वेरिएशन है, यानी डिफरेंसेस है, यानी ना सिर्फ कलर, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, हर एक लिहाज से इनमें वेरिएशंस हैं। ओके, now let's move towards the next topic, which is important of biodiversity. Or okay, following aspect shows the importance of biodiversity. The first one is food for human beings. पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, पर इसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। Biodiversity provide high variety of food for human beings. Crops, livestock, forestry and fish are important source of food for human beings. This is the first one important of biodiversity. The second one is biodiversity play a vital role in humans and animal health. A wide variety of plants, animals and fungi are used as medicine and essential vitamins. Drugs such as streptomycin, neomycin and erythromycin are derived from fungi. Okay. Drugs like caffeine, morphine, quinine are produced by other plants. The fourth one is industrial benefits of biodiversity. Biodiversity play an important role in the production of industrial material, building material, fibers, dyes, resins, gums, adhesive, rubber and oil are some of the industrial material derived from plants. Relation with ecosystem. Biodiversity is the essential component of ecosystem. In an ecosystem, species show interaction among each other. Each species has a specific role in ecosystem. Loss of species make the ecosystem less productive. Natural cycle, for example, water cycle, nitrogen cycle, etc. going on in the ecosystem. Fertility of soil, balanced climate and numerous other species depends upon its biodiversity. The first one explanation की तरफ आते हैं। पहला जो है food for human beings, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इज़ अ फूड भी यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। कैसे यूज़ होता है? अगर हम क्रॉप्स को ले लें तो क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स हमारे साथ हम फसल को कहते हैं, वीट को कहते हैं, मेज को कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए इज़ अ फूड यूज़ होता है, यानी आप लोग इनको इज़ अ फूड यूज़ करते हैं ना, रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मेज भी यूज़ होता है। इसके अलावा शुगर केन है, तो हमारे साथ डिफरेंट क्रॉप्स हैं। लाइफ स्टॉक का मतलब, लाइफ स्टॉक की मीनिंग है यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स को हम कलेक्टिवली लाइफ स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जितनी भी एनिमल्स हैं उनसे हम दूध लेते हैं, मीट लेते हैं, जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। प्लांट से हम डिफरेंट फ्रूट्स लेते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट स्पिनच जो है, साग वगैरह है, वो भी खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री में हमारे पास आ जाते हैं फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलात आ जाते हैं। तो जंगलात में भी हमारे लिए खाने की चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। वहाँ पर भी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जो एज अ फूड यूज़ होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे साथ फ़िश है जो वाटर में रहते हैं, तो फ़िश में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। आप लोग कभी एक तरह का फ़िश खाना पसंद करते हैं, कोई दूसरी तरह का फ़िश खाना पसंद करते हैं, तो हमारे लिए फ़िश भी एज अ फूड यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फ़िश में भी वेरिएशन है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि मुझे इस टाइप का फ़िश पसंद है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एप्पल पसंद है, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मुझे मैंगो पसंद है, मुझे बनाना पसंद है। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है। तो आप लोग के लिए वेरिएशन मौजूद है, पर आप लोग खुद उसमें चूज़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इस एनिमल का गोश्त पसंद है, कुछ कहते हैं मुझे गॉड का पसंद है, कुछ कहते हैं कि मुझे इस एनिमल का मिल्क जो है वो पसंद है। तो जितनी डाइवर्सिटी है उतनी ही हमारे लिए फूड में वेराइटीज़ मौजूद है, ओके। नाउ द सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या है? ड्रग्स को हम मेडिसिन्स कहते हैं। दिस इज मेडिसिन्स, ओके, हियर इज मेडिसिन्स। और मेडिसिन्स क्या है?
ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है, इलाज करते हैं, हमारा डिफरेंट डिजीज़ का जो इलाज करते हैं तो उनको मेडिसिन कहते हैं। प्लांट्स हैं तो वो हमारे लिए एज मेडिसिन यूज़ होते हैं। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ये होम्योपैथिक की जितनी भी अद्वियात होते हैं, हकीम जो होते हैं वो जो सेल आउट करते हैं, ठीक है, तो वो सारे प्लांट से बने होते हैं। एनिमल्स भी हमारे लिए एज ड्रग्स यूज़ होते हैं, एनिमल से भी हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फंगाई से भी हम बनाते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जो डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें हमारे लिए विटामिन भी मौजूद है, जिस तरह गोट के जो मिल्क होते हैं उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होती है। लिवर में कॉड लिवर जो होती है, फिश का जो लिवर होता है उसमें भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा होती है। तो ड्रग्स जो है वो इज स्ट्रिप्टोमाइसिन। व्हाट इज स्ट्रिप्टोमाइसिन? ये जो है स्ट्रिप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक्स, ओके, और ये जो है यूज़ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। Neomycin is also antibiotic and erythromycin is also antibiotic are derived from fungi. असल में एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी तो वो फंगाई से बनाई गई थी, फंगाई से बनाई गई थी फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और फिर अभी जो एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट तो वो मोस्टली बैक्टीरिया से तैयार होते हैं, जिस तरह वैक्सीन वायरस से तैयार होती है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से तैयार होते हैं। Drugs like caffeine, morphine, quinine, etc. are produced by other plants. तो प्लांट से हम कैफीन भी ऑब्टेन करते हैं। कॉफ़ी के अंदर जो अल्कलाइट होता है, अल्कलाइट का क्या मतलब है? अल्कलाइट को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, ये प्लांट के अंदर मौजूद होता है। प्लांट अपने हिफाजत के लिए बनाती है, प्रोटेक्शन के लिए बनाती है, तो कैफीन कॉफ़ी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, अल्कलाइट है। आप लोग इनके ऊपर लिखिए कि व्हाट इज कैफीन। ड्रग्स मीन मेडिसिन एंड कैफीन एन अल्कलाइट कंपाउंड विच इज फाउंड स्पेशली इन टी एंड कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी और टी के प्लांट्स में मौजूद होती है, ठीक है, और ये एज ए स्टिमुलेंट काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट का मतलब जगाना, ठीक है, एक्टिव करना, जगाती है, एक्टिव करती है। जब आप लोग पेपर के दिनों में स्टडी करते हैं तो आप लोग कॉफ़ी क्यों पीते हैं? क्योंकि जब आप लोग कॉफ़ी पी लेते हैं तो आप लोग का ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आप लोग को नींद नहीं आती, ठीक है। तो नींद को कम करने के लिए कॉफ़ी जो है वो ली जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, एक्टिव कर देती है ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यहाँ पे मतलब है ब्रेन, ओके। मॉर्फिन जो है ये एनर्जेसिक है, एनर्जेसिक का मतलब पेन किलर, ओके। आप लोग साथ साथ मीनिंग भी लिख के, दिस इज पेन किलर, ये पूरा डिफिनेशन आप लोगों ने लिखा है। एंड नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक का मतलब जो नशा काज करती है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, ये ओपियम के प्लांट से ऑब्टेन होता है, जिसको पेपावर सोम्निफेरम भी कहते हैं। नीचे आप लोग को स्लाइड में दिखाऊंगी ओपियम का प्लांट, ठीक है, तो आप लोग जान जाओगे। तो ओपियम से मॉर्फिन तैयार किया जाता है और ये पेन को कम करने के लिए यूज होते हैं। मॉर्फिन पेन को, एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, इज अ पेन किलर यूज होते हैं और ये ओपियम प्लांट से ऑब्टेन होती है, ठीक है। कौन से प्लांट से? ओपियम प्लांट से। नीचे आप लोग को दिखाऊंगी ओपियम प्लांट। क्विनीन जो है इट इज़ अ बेटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड प्रेजेंट इन सिंकोना बार्क, ये सिंकोना बार्क से ऑब्टेन होता है। और इससे पहले सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि ये यूज होता है एज अ एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया के अगेंस्ट क्विनीन यूज होता है और इनको हम ऑब्टेन करते हैं सिंकोना के बार्क से, ठीक है। बेटर का मतलब इनका सोअर टेस्ट होता है, स्वीट नहीं होता। यहाँ पर अभी आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। मॉर्फिन जो है ये इस प्लांट से ऑब्टेन होता है और ये चारसद्दा में बहुत ज़्यादा है ये वाले प्लांट्स। इनको पेपावर सोम्निफेरम भी कहते हैं, द बोटेनिकल नेम ऑफ ओपियम प्लांट। इन पे ऐसे कट लगा दिया जाता है और इनसे ये फ्लूइड सा निकलता है। इनको ड्राई करते हैं, इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं और इनसे मॉर्फिन बनाते हैं। ये एज अ पेन किलर यूज होते हैं। इसके अलावा क्विनीन जो है वो एंटी मलेरियल, मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज होते हैं। ये सिंकोना का प्लांट है
और सिनकोना के प्लांट के बार्क से जो है वो क्विनीन बनाया जाता है, ठीक है। सिनकोना के प्लांट के बार्क से, ये बार्क है, बार्क स्टेम के ऊपर वो छिलका सा जो होता है, तो इन बार्क से क्विनीन बनाया जाता है। तो देखिए डाइवर्सिटी है ना, सिनकोना अलग तरह का प्लांट है, ओपियम अलग तरह का प्लांट है, तो इनसे जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, इनसे जो मेडिसिन बनाई जाती है, तो इनसे डिफरेंट बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। तो अगर सारे प्लांट सेम होते तो हमारे साथ फिर एक मेडिसिन बनती, लेकिन सारे प्लांट डिफरेंट है तो हमारे साथ मेडिसिन ड्रग्स में डिफरेंट बन रहे हैं। इसके बाद हम थर्ड वन के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, डेट इज इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Building material, fibers, dyes, resins, gum, adhesive, rubber and oil are some of the industrial material derived from plant। पहले resins को पढ़ते हैं, ठीक है, कि what is resins, आप लोग साथ साथ बुक के ऊपर लिखते जाएं। resin जो है ये एक sticky, flammable, organic substance है, insoluble वाटर में insoluble है, sticky है, adhesive है, ठीक है, sticky का मतलब चिपकने वाली है, और insoluble वाटर में soluble नहीं है, exuded by some trees and other plants। और ये जो है तो ये स्टिकी इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, अगेन बता रही हूँ। और ये जो है ये ट्रीज से ये एक्सुडेट है, ठीक है, मीन्स कि इनकी एक्सक्रीशन है, ये एक्सक्रीशन है, ठीक है, एक्सक्रीट करता है, रिलीज करता है, कुछ ट्री से ये रिलीज होता है, ठीक है, कुछ प्लांट की ट्री से ये रिलीज होता है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, ऑर्गेनिक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और ये एक्सुडेट का मतलब एक्सक्रीट होता है, ठीक है। प्लांट की कुछ प्लांट से कुछ प्लांट के ऊपर आप लोग देखते हैं ना, एक्सक्रीशन देखते हैं ना, कि वो जो है फ्लूइड सा रिलीज करते हैं, ठीक है। नीचे आप लोग को स्लाइड में इनका पिक्चर भी दिखाऊंगी। अब गम क्या है, गम जो है ये विस्कस सिक्रीशन है, विस्कस का मतलब गाढ़ा, ठीक है, थिक, विस्कस की मीनिंग है थिक, गाढ़ा, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ सम ट्रीज एंड श्रब्स, ट्रीज और श्रब्स, ट्रीज जो है ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, और श्रब जो है ये थोड़े छोटे होते हैं। जिस तरह फ्लावर है तो वो तो बड़ी ट्री नहीं है ना, फ्लावर, जिन प्लांट्स में फ्लावर होते हैं तो इनको हम श्रब्स कहते हैं। डेट हार्डन्स ऑन ड्राई बट इट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, लेकिन ये जो है कुछ श्रब्स और ट्रीज से ये रिलीज होते हैं, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल है, और ये एडहेसिव है, एडहेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी है, ठीक है, और इनसे दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, ठीक है, इनसे दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है और वाटर में सॉल्युबल है। इसके अलावा रबर है, तो देखिए ये इज़ अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है यूज़ होते हैं। रबर जो है ये इलास्टिक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, और इनको ऑब्टेन किया जाता है एज अ लेटेक्स, ठीक है, या इनको इनकी सिंथेसिस भी की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को एक साइड पे गम दिखाया है, ठीक है, ये गम है, हमारे पास डिफरेंट ट्रीज है जो गम जो है सिक्रीट करती है, ठीक है, और दूसरी साइड पे रेजिन आप लोग को दिखाया है, ठीक है। तो ये काफ़ी गम जो है काफ़ी विस्कस होता है, ठीक है, और ये इतना विस्कस नहीं होता, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और ये सॉल्युबल है, और ये बहुत ज़्यादा एडहेसिव होता है। डिफरेंट प्लांट रिलीज करते हैं और इनको इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गम्स को अगर आप लोग देख लें तो ये सिंपली घरों में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख लें तो फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट के वुड के अंदर मौजूद होता है, और ये इंडस्ट्रीज में कपड़े बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर जो है ये प्लांट के वुड के अंदर मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल फाइबर आप लोग को दिखाए हैं पिक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ रबर आ जाता है, तो रबर जो है ये स्टिकी सब्सटेंस होता है। डिफरेंट प्लांट से हम लेटेक्स की फॉर्म में रबर लेते हैं, और ये जो है ये इंडस्ट्रीज में हमारे पास यूज़ होते हैं। तो हमारे साथ डिफरेंट प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट से हम रेजिन्स ऑब्टेन करते हैं, कुछ से गम, कुछ से रबर, एडहेसिव। इसके अलावा हमारे साथ डाइस भी है, तो डाइस जो है वो कलरिंग के लिए यूज़ होता है या कलर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। ये भी हमारे साथ नेचुरल है, प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं।
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लें तो वो है रिलेशन विद इकोसिस्टम। तो इनके एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम हमारा पूरा एनवायरनमेंट है जिसमें हमारे साथ प्लांट्स भी मौजूद है, एनिमल्स भी मौजूद है और ह्यूमन बींग्स भी मौजूद है। तो जब इकोसिस्टम में स्पीशीज़ कम हो जाते हैं, स्पीशीज़ का क्या मतलब कि या प्लांट्स कम हो जाते हैं या एनिमल्स कम हो जाते हैं या ह्यूमन बींग्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है लेस प्रोडक्टिव। ह्यूमन बींग्स की तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे बल्कि ह्यूमन बींग्स की भी बात करेंगे कि अगर ह्यूमन बींग्स ना हो तो प्रोडक्टिविटी जो है मीन के रिप्रोडक्शन का फिनोमेना कम हो जाता है, ठीक है, फिर नस्ल आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम एज अ फूड यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। हमारे साथ जो वीट और मेस है तो पाकिस्तान में ये ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये हमारी इकॉनमी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा जो वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, गोइंग ऑन जो इकोसिस्टम में हो रहे हैं, ठीक है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी कम हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे कम हो जाती है कि जहाँ पर पानी कम होता है तो वहाँ पर एरोजन हो, जहाँ पर प्लांट्स कम होते हैं वहाँ पर एक खुला हुआ मैदान होता है, वहाँ पर एरोजन होती है। एरोजन का मतलब द रिमूवल ऑफ अपर सरफेस ऑफ सॉइल, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर में आप लोग को दिखाया भी है, देखिए यहाँ पे प्लांट नहीं है, यहाँ पे प्लांट नहीं है, तो यहाँ से जब पानी जो है वो क्या गुजरेंगे तो वहाँ की सॉइल को एरोड करेंगे, ठीक है, वहाँ की सॉइल को एरोड करेंगे। क्योंकि सपोज अगर किसी जगह पे बड़ी बड़ी ट्रीज है और वहाँ से पानी गुजर रहे हैं तो उन ट्रीज की रूट जो है पानी एब्जॉर्ब कर देते हैं तो सॉइल एरोजन नहीं होता, अपर सरफेस नहीं हटती। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स की डाइवर्सिटी नहीं है तो यहाँ पर जब पानी सैलाब आएगा तो ये यहाँ के अपर सरफेस को रिमूव करेंगे और प्लांट की ग्रोथ जो है वो अपर सरफेस की वजह से होती है क्योंकि अपर सरफेस ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसके अलावा क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं क्योंकि फॉरेस्ट कम हो जाते हैं तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्लांट को हम नेचुरल प्योरीफायर कहते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन का जरिया है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी जब कम हो जाती है तो हमारा इकोसिस्टम भी लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। जब एनिमल्स कम हो जाते हैं, प्लांट्स कम हो जाते हैं और इसके साथ साथ और चीज़ें कम हो जाती है, ठीक है, तो हमारा इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, वाटर और नाइट्रोजन बैलेंस नहीं रहता, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।